इस कोर्स में 2-3 ऐसे थिंकर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट अहमियत रखते हैं। उसमें से डेफिनिटली जॉन लॉक इज़ परहैप्स वन ऑफ दोज़ फिगर्स बिकॉज़ जब आप इसको सुनेंगे, आप सुनेंगे कि लॉक क्या कहता है, तो आप हैरान होंगे कि कितने सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जॉन लॉक के, जो कि बिल्कुल ऐसे महसूस होते हैं कि ये तो कल लिखे गए हैं, या आप शायद ये भी महसूस करें कि ये तो लॉक का आइडिया ही नहीं, ये तो मेरा आइडिया। ये आइडियाज इतने वाइड स्प्रेड हैं आज सोसाइटी के अंदर कि यू कैन ऑलमोस्ट से कि वी आर लिविंग इन अ लॉकियन वर्ल्ड। और लॉक कैन रियली बी गिवन क्रेडिट एज बीइंग द फाउंडर ऑफ लिबरलिज्म, और perhaps the most influential thinker amongst all the liberals is John Locke, without a doubt. तो although आप देखें कि he is basically a 17th century figure, for is 300 years पहले से is 300 years in our past. And yet, when you read him, or at least you are familiar with the conclusion of his argument, you will feel कि यार ये तो वही बातें हैं जो हम आज कर रहे हैं, which just goes to show कि जब ideas dominate करते हैं, 300 साल ideas की जिंदगी कोई बहुत लंबी जिंदगी है नहीं। We are today living in a Lockean world. इस बात को आप अपने जहन में लॉक कर लें, ठीक है ना? आज लॉक करने पे बड़े सारे जोक्स होंगे, फिक्र ना करें आप इस बारे में। So, as I told you, he is a father of liberalism. He started out as a physician. He studied medicine. And he quickly became the physician to the Earl of Shaftesbury, जो कि whose name was Anthony Ashley Cooper, जो खुद बड़ा influential figure है, अगरचे उसकी कोई बहुत ज़्यादा writing नहीं है, मगर as a liberal figure, as an anti-monarchist figure, he plays a very important role. And in fact, John Locke जो है खुद Earl of Shaftesbury से मुलाकात से पहले आप कह सकते हैं conservative royalist किस्म का thinker था। थिंकर तो नहीं था, अभी स्टूडेंट ही था, अभी ग्रेजुएट उसने किया था, तो उसके आइडियाज वही थे जो सोसाइटी के अंदर आइडियाज हुआ करते थे उसके पीरियड के अंदर। एंड इट वाज बेसिकली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एशली कूपर, और better known as the Earl of Shaftesbury, that he became what we consider him to be today, which is a liberal thinker. उस पीरियड के अंदर जो इशू चल रहा था वो ये चल रहा था, आपको पता तो है ऑलरेडी, कि हेनरी द एट्थ के पीरियड के अंदर ही जो इंग्लैंड की चर्च थी वो अलहदा हो गई थी, इंग्लैंड अलहदा हो गया था कैथोलिक चर्च से। और कैथोलिक चर्च की हमेशा कोशिश ये थी कि किसी तरह इंग्लैंड जो है वो वापस आ जाए इनटू द कैथोलिक चर्च। उन्होंने ये तो नहीं उन्होंने कहा कि भाई अच्छा हेनरी द एट्थ ने हमारी बात नहीं मानी तो बखैर है, वो भी मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि भाई ये दे शुड कम बैक टू द चर्च। और इंग्लैंड के अंदर बजाते खुद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो समझते थे कि हेनरी द एट्थ ने बड़ा गलत किया कि कैथोलिक चर्च के वो खिलाफ हो गया, इंक्लूडिंग हेनरी द एट्थ के अपने मिनिस्टर्स वगैरह एंड सो ऑन। थॉमस मोर का नाम आप पहले सुन ही चुके हैं। तो एक सीक्रेट ट्रीटी थी कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ डोवर 1672, जिसके अंदर मामला ये था कि चार्ल्स द फर्स्ट के साथ तो जो हुआ था वो आपने पिछले वाले में सुन लिया था कि चार्ल्स द फर्स्ट वाज द मोनार्क ऑफ इंग्लैंड, और उसके खिलाफ एक रेवोल्यूशन हुआ, एक रिवोल्ट हुआ, जिसमें ओलिवर क्रॉमवेल और पार्लियामेंटेरियंस जीत गए और चार्ल्स द फर्स्ट को बीहेड कर। तो अब उसका बेटा है ये चार्ल्स द सेकंड। तो अब फियर ये था कि चार्ल्स सेकंड के हवाले से फियर ये था कि ही वुड रिटर्न द कंट्री टू द कैथोलिक फेथ। तो वो लोग जो कि इस चीज के हक में थे कि हम कैथोलिक चर्च से अलहदा हुए हैं, वो बड़े परेशान थे कि दिस गाय चार्ल्स सेकंड इज अ सीक्रेट कैथोलिक, एंड दैट किसी ना किसी हवाले से ही इज गोइंग टू हैंड द थ्रोन ओवर टू द कैथोलिक्स एक्सेट्रा, और फिर मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा, खराब। So the Earl of Shaftesbury tried to move what's called the Exclusion Bill of 1679, which was basically a move to exclude James, the Duke of York, who was the brother of the king, from the succession to the throne, because उनको ये लग रहा था कि अगर ये भाई आ गया, ये वाला भाई आ गया, तो कैथोलिक फेथ जो है रिस्टोर हो जाएगी और इंग्लैंड दोबारा से कैथोलिसिज्म के इन्फ्लुएंस के तहत आ जाएगा, और ये नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। अब ये जो एक्सक्लूजन बिल था जो अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी ने पास करने की, प्रेजेंट करने की और विन करने की कोशिश की, ये कामयाब नहीं हुआ, और ये सारा कुछ जो है ना एक तरह से उसका जो मंसूबा था वो फ्लॉप हो गया। हालांकि ही इज अ वेरी पावरफुल फिगर हिमसेल्फ, पार्ट ऑफ द नोबिलिटी एक्सेट्रा, बट वो कामयाब नहीं हुआ। और उसके सून थोड़ी देर बाद ही राय हाउस प्लॉट भी डिस्कवर हो गया, जिसमें कुछ लोगों ने कोशिश की कि किंग को असैसिनेट कर दिया जाए। तो अब तो चार्ल्स सेकंड ऑलरेडी हिज प्यो हैड बीन beheaded, so this was not an empty threat he felt. So he went after his opponents. Earl of Shaftesbury पहले भाग गया टू हॉलैंड एक्सेट्रा, और थोड़ी देर बाद ही लॉक को भी, जो कि बेसिकली उसका प्राइवेट सेक्रेटरी था, एक तरह का पर्सनल सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी वगैरह, और कॉन्फिडेंट था, राइट हैंड मैन था इस पूरी सिलसिले में,
तो उसको भी हॉलैंड जाना पड़ा। अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी की तो डेथ हो गई, मगर लॉक बेसिकली कंटिन्यूड द वर्क एंड कंटिन्यू टू राइट एंड कंटिन्यू टू think about these new liberal ideas that were anti-monarchist and so on. और हॉलैंड में उसका अपना तजर्बा बड़ा खुशगवार भी इस वाले से गुजरा कि his point of view on religious tolerance also underwent a dramatic transformation under the influence. तो दो बड़े बड़े influences थे, एक अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी खुद और एक उसने जो कॉन्टिनेंटल यूरोप पे खास तौर पे हॉलैंड वगैरह के अंदर देखा कि ज़्यादा टॉलरेंट religious tolerant atmosphere and he felt this could work. So then he also became an advocate of that with respect to England. लॉक का जो मेन काम है या अपोनेंट था उसका नाम था दिस गाय कॉल्ड रॉबर्ट फिल्मर। अब सर रॉबर्ट फिल्मर की किताब थी जिसको यहाँ पे पेट्रियार्का लिखा है एंड इसमें बेसिकली ही वाज टॉकिंग अबाउट द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स कि भाई बादशाह जो है उसके पास पूरा पूरा हक है, उसकी वो मलकियत है, उसकी वो रियाया है, वो जिसको मर्जी बिक्वीत करना चाहे वो कर सकता है। वो चार्ल्स II के पास पूरा पूरा हक है कि वो जिसको मर्जी बिक्वीत करना चाहे अपना किंगडम वो कर सकता है। तो ये एक ऐसा डॉक्ट्रिन है, एक ऐसा आइडिया है जो कि आप और मैं जब सुनते हैं तो हम समझते हैं कि तो बिल्कुल ही एक absurd आइडिया है, स्टूपिड किस्म का आइडिया है। ये क्या बात हुई कि पूरा मुल्क जो है वो आप किसी के हवाले कर दें, कहें कि जी मैं पाकिस्तान जो है ना वो अपने भाई को देके जा रहा हूँ। तो आप सोचेंगे, आप तो हँसेंगे, आप कहेंगे ये क्या सिली किस्म की बात है भाई, हमारे राइट्स कहाँ पे हैं, हमारे हकूक कहाँ पे हैं, आप ये कहेंगे। बट दैट्स ओनली बिकॉज़ यू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस गाय नेम्ड जॉन लॉक। उस ज़माने में जो रॉबर्ट फिल्मर की आर्गुमेंट थी वो मेन स्ट्रीम आर्ग्यूमेंट थी और जो लॉक की आर्ग्यूमेंट थी वो इनफैक्ट बहुत ही आप कह लें कि इजोटेरिक किस्म की आर्ग्यूमेंट समझी जाती थी। अगरचे इट वाज मेकिंग हेडवे, इट वाज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर, मगर उस जमाने में जो मेन स्ट्रीम आर्ग्यूमेंट थी वो यही थी कि बादशाह तो होती है और बादशाह जो है वो बिक्वीत करता है, अपने बेटे को बिक्वीत कर दे, फर्स्ट को कर दे, सेकंड को कर दे, भाई को कर दे वगैरह, जो मर्जी करे वो उसी का मामला है। पेट्रियार्का आर्ग्यूड दैट द अथॉरिटी ऑफ किंग्स इज द अथॉरिटी ऑफ फादर्स। जिस तरह प्यो जो है वो उसकी मर्जी है कि वो हो सकता है कि एक भांडा जो है एक बच्चे को दे जाए और दूसरा भांडा जो दूसरे बच्चे को दे जाए, उसकी मर्जी है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह तसव्वुर था कि जिस तरह एक बाप के पास राइट होता है टू डिस्पेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ फादर मे विल। अगर बाप ये कहे कि जी मैं तुम्हें आंख करता हूं क्योंकि तुमने शादी मेरी इजाजत के बगैर कर दी, तो ये भी बाप का एक तरह से राइट ही है ना, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, आप क्या कह सकते हैं उसमें। तो इसी तरह वो कहता था रियासत भी इसी तरह की चीज है। And in fact, authority came all the way from Adam, that is Hazrat Adam alayhi salam, the father of us all. He's the father of us all, and he has given this authority. That is where the authority is derived from, where it is not restricted by positive law itself, the will of a monarch. It is absolute, arbitrary, and bequeathable. यानी एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, आर्बिट्री अथॉरिटी। आर्बिट्री से मतलब ये है कि उसकी मर्जी, वो जो मर्जी करे भाई। ये कोई नहीं है कि जी ये कानून के दायरे के अंदर रह के आपने करना है, ऐसा कोई नहीं। आर्बिट्री उसकी मर्जी है, जो मर्जी वो करे और वो बिक्वीत कर सकता है, जिसको दिल चाहे वो कह सकता है कि अब ये फलाना बंदा बादशाह बने। So Locke basically is arguing against Robert Filmer. Locke wanted to show that this conception of the divine rights of king was neither supported by religion nor by reason. शायद आपका ये ख्याल हो कि लॉक जो है वो रिलीजन को लिफ्ट नहीं कराएगा क्योंकि वो लिबरल है, तो सिर्फ वो रीजन की बात करेगा, मगर ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से उसने कहा कि मैं इस बात को अटैक करूंगा और मैं बाइबल से भी साबित करूंगा कि इनफैक्ट बाइबल मुकद्दस किसी हवाले से भी ये नहीं कहता कि बादशाह की जो अथॉरिटी है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से उसको मिली है एंड सो ऑन वगैरह वगैरह जो भी है। तो और मैं रीजन से भी यही बात साबित करूंगा। फिल्मर का अपना केस जो था वो भी एक उसका भी एक लंबा प्रेसिडेंट है। नॉट ओनली इन जो मिडीवल बादशाहतें थी वो इसी तरह बिहेव कर रही थी, पूरी दुनिया की बादशाहतें इसी तरह बिहेव करती थी, जो जिनको हम खिलाफत कहते हैं, नॉट द फर्स्ट फॉर कैलिफ्स, मगर उसके बाद जितने खलीफा थे तो वो भी बिक्वीत करते थे, अपने बेटे को बिक्वीत कर सकते थे। वॉर ऑफ सेसेशंस हुआ करती थी, पूरी पूरी चेन ऑफ कमांड मलूकियत हुआ करती थी, एक किस्म की बादशाहती थी और उसको आप लफ्ज खिलाफत का दे लें, मगर बेसिकली इट वाज अ सल्तनत टाइप सीन था। और रोमन्स में भी ऐसे था, जिसको वो पात्रिया पोटेस्टास कहते थे, जिसका मतलब है कि एक प्यो के पास ये अथॉरिटी थी कि अगर वो चाहे तो वो अपने बच्चों को स्लेवरी में भी बेच सकता था। ही कुड सेल हिज चिल्ड्रन इनटू स्लेवरी। मैं तो सोच भी नहीं सकता ऐसी बात, मगर बहरहाल उस जमाने के अंदर ये भी मुमकिन था कि एक फादर है, फॉर इंस्टेंस रोमन फादर है और उसके ऊपर डेट्स ज्यादा चढ़ गई हैं, वो फैसला करता है चलो मैं अपने बच्चे बेच लेता हूँ, फ्री मनी बेबी। So he could do that. So that meant, of course, that the father had complete, क्या कहना चाहिए, ओनरशिप ओवर द फैमिली।
as such, complete ownership of almost life and death ownership over the family. Acha, so Filmer's defense of absolute monarchy rested on the thought that this power descended by inheritance from father to son, so that on his father's death, the oldest son moved from subjection to his father's absolute and arbitrary power to exercising that power himself. बड़ा बेटा है जिसको हम प्राइमोजेनिचर कहते हैं. प्राइम का मतलब है फर्स्ट और जेनिचर का क्या ये मतलब है कि जो आपने पैदा किए हैं. तो प्राइमोजेनिचर मीन्स कि जो फर्स्ट बॉर्न है उसका राइट है कि वो बेसिकली ही बिकम्स द ओनर ऑफ द फादर्स प्रॉपर्टी. यूरोप के अंदर बाय द वे ऑफ कोर्स प्राइमोजेनिचर ही चलता था. हमारे अंदर नहीं चलता, मुसलमानों के अंदर. आई मीन इवन एंशिएंट मुस्लिम्स के अंदर ऐसा नहीं है. जो पुत्र है उनको इवन शेयर मिलेगा, मगर उनके अंदर ये था कि जो स्टेट है वो बड़े बेटे के पास होगा और जो छोटा भाई है वो ठुठू उसको मिलेगा. नहीं, उसको थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाता था और वो भी इंपॉर्टेंट होता था, मगर जो स्टेट है, प्यो का जो स्टेट है और टाइटल है और ये सब चीजें मेनली वो बड़े बेटे को मिलती थी, छोटे को बहुत कम मिलता था. तो इस वजह, हाँ बेटी हो तो वो तो फिर बाद में देखेंगे ना, उसकी तो ब्याह करा देते थे वगैरह वगैरह. ऑब्वियसली वो रूलिंग क्लास की अगर में है तो शी इज गोइंग टू बी primed and prepared to marry some other earl या some other you know लॉर्ड और whatever the case is. जिस तरह आपने प्राइड एंड प्रेजुडिस वगैरह जेन ऑस्टन वगैरह पढ़ी होगी, तो उसके अंदर वो बचपन से उनको तैयार कर रही होती है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी वगैरह बचपन से उनको तैयार किया जा रहा होता है कि तुम अच्छा सा को लॉर्ड जो है वो तलाश करो जिसके पास आप पैसा हो, घोड़े हो, जमीनें हो वगैरह. तो इस चीज के लिए उनको तैयार किया जाता था, मगर उन्हें अपने प्यो का स्टेट नहीं मैनेज करना, वो फिर दूसरी फैमिली में चली जाएगी ना. तो ये सिस्टम था. तो बहरहाल फिल्मर भी यही बात कर रहा है. द पावर वाज प्रोप्राइटरी एंड पेट्रियार्कल. गॉड गेव द अर्थ and everything in it to Hazrat Adam alayhi salam, and from that point onwards of course the father had the authority. और इसी को हम पेट्रियार्की भी कहते हैं ना, जो फेमिनिस्ट कहते हैं ना कि the death to the patriarchy. तो ये पेट्रियार्की का निज़ाम जो है ना, इसमें जो इसको मैं कहता हूँ ना, इसकी जो एपेक्स शक्ल है, इसकी जो पिनिकल है, इसकी जो क्लासिकल शक्ल है, वो ये है, वो रोम है. तो वहीं से ये टर्म निकलती है. और उस जमाने में ये टर्म जो है रोमन पीरियड के अंदर, ये टर्म कोई पेजोरेटिव या नेगेटिव टर्म नहीं थी. उधर कोई बंदा ये नहीं कह रहा था डेथ टू द पेट्रियार्की. लोग कह रहे थे पेट्रियार्की जिंदाबाद. ठीक है ना, पेट्रियार्की इज द फाउंडेशन ऑफ रोमन सोसाइटी एक्सेट्रा. तो ये इट्स ओनली द 20th सेंचुरी एंड लेट 19th एंड देन 20th सेंचुरी कि जब ये तस्वर आया कि नहीं, ये जो पूरा सिस्टम हमें रोम से मिला हुआ है, where the father has almost complete arbitrary absolute authority over the family, and then that gets bequeathed to the eldest son and so on, and then that he becomes the patriarch etc, and the rest of it. ये पूरा सिस्टम जो है इसको खत्म. सो लॉक की जो किताब है आप पढ़ें, वो क्या लिखता है? 2 treatises of government in the former, the false principle and foundation of Sir Robert Filmer and his followers are detailed and overthrown. The latter is an essay concerning the true original extent and end of civil government. Oh my God, इतना लंबा टाइटल किसी किताब का. उसके बाद मेरा ख्याल है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लॉक को डाल दो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइटल एवर. अब वो लोग इसको सिर्फ छोटा सा टाइटल कहते हैं, 2 treatises कहते हैं, दैट्स इट. ठीक है, शॉर्ट टाइटल कर लेते हैं. बट बहरहाल दैट वाज द ओरिजिनल टाइटल, जिसके अंदर नाम लेके उन्होंने कहा था कि मैंने इसकी धज्जियां उड़ा देनी है. टॉक अबाउट बीइंग अ ट्रोल. बट एनीवे, अब हॉब्स की आपने आर्ग्यूमेंट सुनी थी स्टेट ऑफ नेचर के हवाले से, और आपने सुन लिया कि इंसान जो है क्योंकि तकरीबन मोरलेस बराबर है और हमारे जो डिज़ायर्स हैं वो भी मोरलेस बराबर हैं, तो इस वजह से गेन के लिए, कंपटीशन के लिए, रेपुटेशन के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं. और स्टेट ऑफ नेचर में लाइफ विल बी नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, मच लाइक दिस क्लास इज गोइंग टू बी, or not this one but the previous one. It's going to be nasty, brutish and short. It's going to be terrible, a horrible life. और गवर्नमेंट अगर बनेगी, रियासत जब बनेगी, which will be a big leviathan, तो फिर जाके अमन पैदा होगा. We have to trade liberty for security. पूरे क्विज का मैंने जवाब भी दे दिया. तो Locke does not agree with that. In fact, his definition of the state of nature is exactly the same as Hobbes. He says the state of nature is defined relationally. इसका मतलब है men are in a state of nature with respect to one another when they have no common government. So sovereign states are always in a state of nature with respect to one another. तो स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है? जहां गवर्नमेंट ना हो. दुनिया के अंदर आलमी एतबार से यूनाइटेड नेशंस एक गवर्नमेंट तो नहीं है सच, सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ बॉडी है फॉर वेरियस गवर्नमेंट्स टू डिस्कस एंड कम टू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट. तो दुनिया के अंदर गवर्नमेंट नहीं है. सो दुनिया की जो स्टेट्स हैं, दे आर इन काइंड ऑफ स्टेट ऑफ नेचर विज़-अ-वी ईच अदर. और पाकिस्तान में क्योंकि गवर्नमेंट है, सो वी आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ नेचर. अगर गवर्नमेंट ना हो, किसी वजह से, सिविल वॉर की वजह से खत्म हो जाए या किसी और वजह से खत्म हो जाए, एक दिन आप उठें और गवर्नमेंट हो ही ना, एक तरफ काफका सॉर्ट ऑफ
सरेलिस्ट काइंड ऑफ फैंटेसी में ऐसे हो गए एक दिन आप उठिए और रियासत ही ना हो, तो देन वी वुड बी इन अ स्टेट ऑफ नेचर। तो क्या होगा इसके अंदर? कहता है कोई फिक्र की बात नहीं, इट्स अ सोशल स्टेट एंड इट्स गवर्न्ड बाय नेचुरल लॉ। सोशल स्टेट से मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हम बड़े सोशल हैं एक दूसरे के साथ, और इट्स गवर्न बाय नेचुरल लॉ। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कानून नहीं है, डॉग ईट डॉग वर्ल्ड है, जिस मर्जी को कत्ल कर दो मार दो, बिकॉज मैन इज बोर्न विद अ नेचुरल सेंस ऑफ जस्टिस। एक नेचुरल लॉ है, कुदरत के अंदर भी है और हमारे अंदर भी है, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से पैदा किया गया है। हमें नेचुरली पता होता है, हमें ना भी कोई बताया, हमें कोई बेचारी बिल्ली नजर आ रही हो जो खोखे पे फिर रही है और म्याऊं म्याऊं कर रही हो कि दूध पीना है, तो हम जाकर उसको दूध पिला देते हैं, हालांकि हमारी बिल्ली भी नहीं है। कोई इसको ठुड्डा मार दे तो हम उससे नाराज हो जाते हैं, क्या कर रहे हो, क्यों बिल्ली बेचारी को मार रहे हो, ऐसे नहीं है क्या? तो कहते हैं ये एक नेचुरल सेंस ऑफ जस्टिस है, मैन इज बोर्न विद दैट। तो तो पहली बात तो ये कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या होगा, कोई नहीं, हम एक दूसरे के गले नहीं काटेंगे, ठीक है। मैन आर बोर्न फ्री, मैन इज बोर्न फ्री एंड इक्वल। अब पहली बात पे इसमें इतराज हो जाएगा लोगों को कि यार ये बच्चा जो है ये फ्री एंड इक्वल फिर रहा है यहाँ पे, फिर भी नहीं रहा, टोकरी में बैठा हुआ है, तो इन द मिडल ऑफ नोवेयर। अगर ये वाकई टोकरी में बैठा हुआ इन द मिडल ऑफ नोवेयर तो सर्वाइव ही नहीं करेगा। बच्चे तो वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं ना, टोटली उनको दूध पिलाना पड़ता है, उनको खाना खिलाना पड़ता है, उनको सीधा करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है, पॉटी करानी पड़ती है, पॉटी साफ करनी पड़ती है, दे कंप्लीटली डिपेंडेंट। जी हाँ, आपके साथ भी ऐसे ही हुआ और आपने भी आगे ऐसे ही करना है, फिक्र ना करें। So how are we born free and equal? He says neither they are neither possessing authority over anyone else nor owing allegiance to anyone else. हैं जी, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इससे ब्लॉक की मुराद ये नहीं है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान डिपेंडेंसी नहीं है। Obviously he recognizes कि यार definitely dependency है। Who could be an idiot enough not to recognize that? That is very clear. What he means is that political arrangements are artifices constructed by human beings for human purposes, and that the rights and duties they bring with them must be justified by these purposes. So what he means when he says कि man is born free and equal is not कि पेरेंट्स पर डिपेंडेंसी नहीं है, मगर ये कि जो इन रिलेशन टू द स्टेट मैन इज बोर्न फ्री एंड इक्वल, यानी कि रियासत जो है वो आर्टिफिशियली बनाई गई है और इंसान ने खुद बनाई है, एडल्ट्स ने बनाई, बच्चों ने थोड़ी रियासत बनाई है। तो और उसमें उन्होंने बनाया किसी मकसद के लिए उस रियासत को बनाया। तो वाइल many morally important relationships do not depend on agreement or convention, like for example बच्चे और बाप का रिलेशनशिप जो है वो कंसेंट पर बुनियाद नहीं रखता है, फ्रेंकली स्पीकिंग, या अग्रीमेंट पर भी बुनियाद नहीं रखता, कन्वेंशन पर बुनियाद नहीं रखता, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन होता। मगर पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज रिलेशनशिप्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। एक दफा मैं देख रहा था इंडिया में एक डिबेट हो रही थी, वो जो एक्टर नहीं है जो हर मूवी में होता है, हर फिल्म में होता है, ही प्लेज द रोल ऑफ द फादर, जिसकी टिंड है, क्या नाम है उसका, अनु 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 खेल, हाँ, अनु अनुपम खेल खेल अनुपम खेल जो है ना इज इन एवरी ब्लडी मूवी सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम। आई स्वेयर, मैं जब बचपन से फिल्में देख रहा हूं तो ही इज बीन इन एवरी मूवी, ठीक है। एंड ही प्लेज द सेम रोल इवन व्हेन ही वाज अ यंग मैन, ही वाज मोर लाइक अ डैडी देन अ, एनीवे खैर छोड़ो इस बात। तो वो आर्ग्यू कर रहा था इन फेवर ऑफ बीजेपी, तो वो कह रहा था कि भाई प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे बाप की तरह होता है, यू नो, इज लाइक अ फादर फिगर फॉर द नेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो दूसरा बंदा जो ऑब्वियसली कोई जरा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट टाइप बंदा था, अब ये वो पुरानी थियरी है कि यू नो पेट्रियार्का वाली थियरी है, पेट्रियार्की वाली थियरी है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक तरह से, या जो प्रेसिडेंट है या जो हेड ऑफ स्टेट है वो एक तरह से नेशन का प्यो है, ठीक है ना। तो वो कहता है प्यो के सामने आप गाली दे सकते हैं, उसने कहा एक्टर ने, प्यो के साथ आप बुरा भला कह सकते हैं, तो फिर रियासत को आप बुरा भला कैसे कह सकते हैं, या प्राइम मिनिस्टर को बुरा भला कैसे कह सकते हैं। यू हैव टू बी you have to have deference towards the head of state and so on so forth. तो दूसरा बंदा जो ऑब्वियसली जिसने को पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई थी या जॉन लॉ को पढ़ा हुआ था, उसने कहा जी बाप को मैं इलेक्ट तो नहीं करता ना या बाप को मैं चेंज तो नहीं कर सकता ना, वो तो मेरा एक बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है उसके साथ। मगर मेरा कोई बायोलॉजिकल रिलेशनशिप जो है वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट के साथ नहीं है, और वो तो तब्दील होता रहता है, वो तो पब्लिक के वोट से बनता है। तो डू आई ओ हिम द सेम काइंड ऑफ deference that I owe to my father? Absolutely not. Was his argument. So क्या है मामला कि उसको एक पर्पस के लिए बनाया गया है। पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स आर फॉर अ पर्पस, और अगर वो उसका काम है कि एक एंड है, गोल है, उसने पूरा करना है, एक काम करना है उसने। While many morally important relationships are like that, but children parent वाली relationship या even master slave वाली relationship does not compare with political relationships. वो और relationships है, और इस किस्म की बहुत सारी और relationships भी हैं, उस्ताद और शागिर्द की भी
ऐसी रिलेशनशिप है, अगरचे आप लोग उस रिलेशनशिप को समझते नहीं हैं। पुराने ज़माने बड़े अच्छे ज़माने होते थे जब शागिर्द जो हैं वो उस्तादों के कदमों में बैठे होते थे। वो कहते थे, "सर मैं आपके पैर दबा दूँ, मैं आपको सेब ला दूँ।" और उस्ताद जो है वो कहता था, पटाख चंड कराता था और कहता था, "ये सेब जो है साफ करके क्यों नहीं लेके आए?" हाय दोस्त मेरे! अब तो मामला खराब हो गया, उलट हो गया। तो इंसानी फितरत किस तरह से है? व्हाट इज़ ह्यूमन नेचर लाइक? ही सेज़, "इट्स वेरी गुड।" ऐसी कोई बात नहीं है, फ़िक्र की को घबराने वाली बात नहीं है। हॉब्स वाला मसला नहीं है कि हम एक-दूसरे का गला काटते फिरेंगे। वी आर सोशल क्रीचर्स डिज़ाइन्ड टू फ्लरिश इन ओपन एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद ईच अदर। हमें जंग-ओ-जदल पसंद नहीं है। हमें इन फैक्ट वायलेंस पसंद नहीं है। वी आर पीस लविंग पीपल जनरली फ्लरिश व्हेन अदर पीपल्स वेल-बीइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ओन। दूसरे खुश तो हम भी खुश। हम किसी दूसरे को खुश देख के कितना मुस्कुराते हैं। हम कोई फ़िल्म देख रहे होते हैं, उसमें बॉय मीट्स गर्ल, गर्ल रिजेक्ट्स बॉय, फाइनली गर्ल एक्सेप्ट्स बॉय। जब व्हेन गर्ल एक्सेप्ट्स बॉय तो हम खुश हो जाते हैं। ठीक है ना? रोमांटिक कॉमेडीज़ देखने का हमें कितना शौक है। सो वी आर सोशल क्रीचर्स लाइक दैट। कोई मसला नहीं, हम एक-दूसरे को कत्ल नहीं करेंगे, गले नहीं काटेंगे और ये खुदा ने पैदा की इक्वालिटी में। अब दिस माइट शॉक यू कि यार ये एक लिबरल है और ये खुदा को अपनी आर्गुमेंट में क्यों लेके आ रहा है? बट ही सेज नो, नो, नो। दिस इज़ क्रिएटेड बाय गॉड। He says God has equipped us with skills and talents and given us a world of resources on which to employ them in gratitude to God and for the improvement of the human condition. तो ये अल्लाह ताला की तरफ से क्वालिटी है, ये ह्यूमन नेचर है। वी आर हैप्पीएस्ट व्हेन वी लिव इन अ नॉन वायलेंट लॉ अबाइडिंग सोसाइटी वेयर वर्क इज एनकरेज्ड एंड रिवॉर्डेड। वर्क करना भी जो है ये भी गॉड गिवन क्वालिटी है एक तरह से। So natural law is made by God. God has made us with a reason for the purpose that we may use our reason to satisfy our lawful appetites and flourish. God has created all of us on the same terms. He must intend that all of us promote the good of everyone. ये भी नहीं कि अल्लाह मियाँ ने हमें कोई सेल्फिश बनाया, सबकी भला हमारा भला है और हम इस बात को रिकग्नाइज करते हैं. God created natural law. He has also made us sociable, moral, reasonable, and our long-term welfare includes doing our duty according to the rules created by God. So now this may shock many people because हमारे जहन में तस्वर ये है कि लिबरल सारे जो होते हैं वो तो रिलीजन के बड़े खिलाफ होते हैं या वो एथियस्ट होते हैं, but this is not the case. Classical liberalism, as you can see, especially in the case of John Locke, does not argue the case at all for atheism. Rather, God is very central to his argument. But there are some imperfections in the state of nature. कुछ मसाइल हैं. मसाइल क्या हैं कि we have a natural right and duty to punish the offenders. Whoever breaks this natural law has taken from society as a whole. तो society का आपके पास ये हक है कि वो उसको पनिश करे. मगर जब हम किसी को पनिश करते हैं, फर्ज करें कि आपने मेरा फोन चोरी कर लिया, अब आप सब कह रहे हैं कि यार तूने बड़ा बुरा किया. क्या नाम है आपका? हाशिम? आसिम? अब सब कह रहे हैं आसिम यार ये तुझे नहीं करना चाहिए था, फोन सर का चोरी कर लिया यार, बड़ी बुरी बात है. तो तो अब हमने फैसला करना है कि इसको पनिश किया जाए. ठीक है, तो हो सकता है कि जो जिन बच्चों के एज आ रहे हैं या जो बड़ा मुझे पसंद करते हैं वो कहेंगे सर इसका गला काट दें, इसको तोड़ दें सर, इसको हैंग करें. ठीक है, जो लोग जो है पढ़ना पसंद नहीं करते वो कहेंगे सर जान दो की गल है, को बड़ी गल है, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੈਗੇ ਦੂਜਾ फोन ले लो, कोई नो प्रॉब्लम. यानी कि हम जो है ना प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट, कमेंसरेट पनिशमेंट नहीं देंगे. इफ वी आर जज इन आवर ओन केस तो हमें खुद या अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के मेंबर्स के लिए कोई अगर उनके खिलाफ कोई ज्यादती हुई है तो हम चाहेंगे कि हार्शेस्ट पनिशमेंट हो. और अगर हमारा फैमिली मेंबर या हमारा दोस्त पकड़ा गया है तो हम कहेंगे यार जान दो बेचारा राजा साहब बड़े स्वीट आदमी ने, कोई नहीं छड़ दो उन्होंने, माफी दे दो. तो वी आर नॉट इम्पार्शियल जज. ये एक प्रॉब्लम है विद द स्टेट ऑफ नेचर कि ऑल्दो वी आर सोशेबल पीपल, वी आर नाइस पीपल, बट we love ourselves and we love our friends and family, and if somebody hurts them तो then we hate that person. तो ये love और hate है which is also natural. इससे हम जो है ना बराबर फैसला नहीं कर सकते, इवन फैसला नहीं कर सकते, इम्पार्शियल फैसला नहीं कर सकते. कहीं पे पैशन बहुत ज्यादा हो जाता है, एक फोन ने बंदे ने चोरी किया, हम उसका गला ही काट देते हैं. कहीं पे दूसरा बंदा हमें पसंद है, बीबा जी है, लड़का है, वो फोन चोरी करते कहते नहीं ये बड़ा बीबा है, इसको कोई पनिशमेंट नहीं देनी, बस इसको छोड़, वैसे ही छोड़. मतलब हम बराबर पनिशमेंट भी नहीं देते क्योंकि हम हमारे इमोशंस है ना, क्या करें. तो कहता है इसलिए we might punish too harshly or too softly. लॉक कहता है let no man be a judge in his own case. हमें इम्पार्शियल बंदा चाहिए. एक हो तो है गवर्नमेंट हम इसलिए बनाते हैं कि वो इम्पार्शियल जस्टिस देता है, नॉन लॉज बनाता है, इम्पार्शियल जस्टिस देता है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लॉ बनाता है. Punishment must not be revenge, he says. Motive must be to uphold the law. The purpose of punishment must be commensurate, it must be measured, and the aim of punishment must be to prevent crime. Basic ये उसका काम होना. So state of nature में क्या imperfections है अपने नोट्स में लिख लो कि from love of self or love of our friends
we are prone to become poor judges in giving punishment. Punishment जायज है देनी चाहिए, मगर impartial punishment दे। इसी तरह आप देखिए ना कि the ideal of a judge, राजा साहब आप बता सकते हैं, राजा है ना something that आप बता सकते हैं कि जो परफेक्ट जज है उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है लिबरल डॉक्ट्रिन में, वो ये है कि वो टोटली इज लाइक द पर्सन इज ऑन आइस, लाइक उसके सामने आप कहते हैं मिलॉर्ड फलाना मिलॉर्ड धमकाना, और वो बिल्कुल ऐसे सुन रहा होता है जैसे कि उसको ज्यादा दिलचस्पी इस चीज में कि वो अपने नाखूनों में से गंद निकाले या कुछ। मतलब वो बिल्कुल जज्बाती नहीं हो सकता, जज नहीं जज्बाती हो सकता, क्योंकि अगर जज जज्बाती होगा उसको बिल्कुल कूल टेम्पर्ड और इवन टेम्पर्ड और इम्पार्शियल रहना। ऑब्वियसली अगर मेरे को पुत्र का या मेरे कोई पुत्र के दोस्त का केस लगा हुआ है तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड आई हैव टू रिक्यूज माई सेल्फ। तो यहां से ये डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है कि लेट नो मैन बी अ जज इन हिज ओन केस। ठीक है जी। ये जो सोसाइटी ने अब एक राइट दिया है गवर्नमेंट को टू बी द इम्पार्शियल जज, एक गवर्नमेंट बनाई है, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर वैसे तो बहुत अच्छा है मगर उसमें कुछ इम्परफेक्शंस हैं। उन इम्परफेक्शंस को ओवरकम करने के लिए हमने रियासत बनाई। रियासत इस मकसद के लिए बनाई कि इम्पार्शियल जज होगी, न्यूट्रल जज होगा वगैरह, जो हमारे मामलात को तय करेगा। तो सोसाइटी ने उसको ये राइट दिया कि वो पनिश भी करे। अगर वो पनिश नहीं कर सकता तो फिर क्या फायदा जज बनने का। ठीक है। So when a state is created, rulers acquire no rights that do not already exist in the law of nature. The people cannot grant a ruler powers they did not formally possess themselves. Because, as the Romans used to say, nobody can give somebody else what they don't have. If I don't have a phone, I can't give it to you. If it's not my property, then I can't give it to you. All right? So, the right to punish belongs to society in the state of nature, and that right society gives to the government, to the state, कि आपने punish करना on behalf of the society. Since the law of nature gives nobody an absolute and arbitrary power, ये भी दिलचस्प बात है। Law of nature, law ये कहता है, ये नहीं आपको हक देता कि मैं जो मर्जी करूं, जैसे मर्जी करूं, जब मर्जी करूं। वैसे तो हम यही समझते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी is liberalism, but for Locke it is within certain constraints. It's not completely free. वो क्या constraints हैं? आपके पास over your own life and liberty है right, मगर within the way in which God asked you to create, to develop it. मिसाल तौर पे आप अपने आप को कत्ल कर देते हैं, आप सेल्फ हार्म अपने आप को सुसाइड कर देते हैं, तो God did not intend for you didn't give life so that life would destroy itself. He gave life so that life would prosper, would lead a good life. So if you destroy your own body, if you destroy your own soul, spirit, etc., Christianity तो आप जानते हैं ना suicide को sin मानता है. So if you destroy your own body out of your own will, you're doing it yourself, nobody's forced you. मगर बहरहाल you have not used that body the way God intended it for it to be used, says John Locke. And also, although he doesn't say it, but the same principle could also be extended to sex work or prostitution, etc. That you're abusing your body, you're using your body in a way in which it was not meant to be used. It was meant to be used in a positive, good way. You work hard, you enjoy, you become prosperous, and so on. So basically, he's saying that we do not have arbitrary power over ourselves. हम भी अपने आप को तबाह नहीं कर सकते, because that's not the way God intended for us to use ourselves, our bodies, etc. God intended to you that we should use ourselves in a positive and a good way. तो इसी तरह रियासत के पास भी वो राइट नहीं है कि वो आर्बिट्रेरी विल अख्तियार करे। अगर हमारे पास अपने ऊपर भी इख्तियार में ये नहीं है कि आप जो मर्जी अपने साथ करना चाहें वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल लॉ है। नेचुरल लॉ ये कहता है कि आप अपने आप का ख्याल रखें, अच्छी जिंदगी गुजारें। तो इसका मतलब ये कि ये राइट हम रियासत को भी नहीं दे सकते, ये आर्बिट्रेरी राइट हम रियासत को भी नहीं दे सकते जो हमारे पास खुद ही नहीं अपने ऊपर। हमारे पास इख्तियार है अपने ऊपर, मगर उस इख्तियार की भी हदूद है। तो जिन हदूद से बाहर है वो चीज जो कि हमारे अपने इख्तियार में भी नहीं है, वो हम किसी रियासत को भी नहीं दे सकते। तो रियासत की पावर जो है वो भी लिमिटेड है, वो भी अनलिमिटेड आर्बिट्री पावर नहीं। सो पॉलिटिकल पावर क्या चीज है? द पॉलिटिकल पावर देन आई टेक टू बी अ राइट of making laws with penalties of death and consequently all less penalties for the regulating and preserving of property and employing the force of the community in the execution of such laws and in the defense of the commonwealth from foreign injury, and all this only for the public good. बड़ी क्लियर हो गई बात। लॉ कहता है किस मकसद के लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है? लाइफ की प्रिजर्वेशन के लिए, प्रॉपर्टी की प्रिजर्वेशन के लिए, पब्लिक गुड के लिए, फॉर द गुड सोसाइटी। अगर गवर्नमेंट जो है ये चीजें नहीं कर रही फॉर द पर्पस इट वाज मेड, तो फिर गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही। Political power exists to secure men's property, by which he means their lives, liberties, and estates. Property for Locke means a very broad thing.
Even my body is my property, myself is my property. You can't destroy me, you're destroying property. So property for Locke is a broader definition. My liberty, my rights, my estates, जो मेरी ज़मीनें हैं, मेरी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें रियासत ने प्रोटेक्ट करनी. तो रियासत किस मकसद के लिए बनाई जाती है? Yes, life, property, all of these things, for the public good. तो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी के बारे में उसकी थियरी है कॉल्ड द लेबर थियरी ऑफ प्रॉपर्टी, और उसमें वो ये कहता है कि सबसे पहले गॉड हैज गिवन अस इख्तियार ओवर आवरसेल्व्स. हमारे वी हैव आवर ओन प्रॉपर्टी ओवर आवरसेल्व्स, वी आर आवर ओन पर्सन्स. गॉड हैज नॉट मेड यू अ स्लेव और एक्सेट्रा ऑफ एनीबॉडी एल्स बाय बर्थ, राइट? सो वी आर ओनर्स ऑफ आवरसेल्व्स. व्हेन वी टेक फ्रॉम नेचर, जब हम नेचर से कोई चीज हासिल करते हैं तो कुदरत के अंदर हम वो चीज मिक्स करते हैं जो हमारा हिस्सा है. यानी अगर हम एक सेब उतारते हैं दरख्त से, तो हमने अपना लेबर उस सेब के साथ मिक्स कर दिया. वो जो नेचर में सेब था, ये वो सेब नहीं है जो टेबल पे पड़ा हुआ है. क्यों? वही सेब है, मगर अब वो टेबल पे क्योंकि पड़ा हुआ है, तो मैंने उस पर कुछ काम किया, उस पर लेबर किया. मैं दरख्त पे चढ़ा हूं, मैंने सेब उतारा है और मैंने उसको कलेक्ट किया, एक टोकरी में डाला. अब वो किसके होने चाहिए सेब? अब वो उसके होने चाहिए जिसने मेहनत की. उसकी बचपन में हमें कहानी सुनते थे कि मुर्गी की, कि मुर्गी जो है वो कहती है आओ जाके बीज लगाएं, तो सारे जानवर कहते हैं जी हम बीज नहीं लगाएंगे. फिर मुर्गी कहती है हल चलाएं, तो कहते हैं नहीं हम हल नहीं चलाएंगे. फिर मुर्गी कहती है चलो पानी लगाएं, तो कोई भी कहता है हमने पानी नहीं लगाना, तो मुर्गी बेचारी खुद ही पानी लगाती है. फिर जब फसल उग आती है तो मुर्गी कहती है आओ कटाई करें, तो फार्म एनिमल्स कहते हैं कि जी कटाई नहीं हमने करनी, तुम खुद ही कटाई करो. जब वो कटाई कर देती है, जब वो कटाई करके कहती है चलो रोटी बनाए, तो फार्म एनिमल्स कहते हैं नहीं हम नहीं बना सकते, आप खुद ही बनाए. तो मुर्गी जो है रोटी भी बना देती है. जब वो सब कुछ बना देती है, तो जब खाने का टाइम होता है तो सारे फार्म एनिमल्स कहते हैं हाँ जी हमारा हिस्सा कहाँ? तो मुर्गी कहती है ठुट्ठू, कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने लेबर किया है, मैंने काम किया है, तो ये सब कुछ नाउ बिलोंग्स टू मी. मैं दूं या ना दूं मेरी मर्जी. ठीक है ना? तो दैट्स क्लासिक लॉक. दैट्स बेसिकली लॉक, कि जो लेबर करता है उसका हक बनता है कि वो चीज उसी की होनी चाहिए. बाय रिमूविंग आउट ऑफ द कॉमन स्टॉक इट बिकम्स आवर प्रॉपर्टी, बट वी हैव नो राइट टू स्पॉइल इट. मगर इस पे भी कुछ लिमिट्स हैं जो कि नेचुरल राइट की तरफ से, खुदा की तरफ से कायम की गई. हमारे पास ये हक नहीं है कि अब हम सारे सेब इकट्ठे करके उनको तो खराब कर दें, खाएं भी ना. ये नहीं है हमारे पास राइट, बिकॉज गॉड डिड नॉट इंटेंड फॉर द सेब्स टू बी रूइंड. He meant them as a नेमत है ना, इस्तेमाल करनी है आपने, अच्छी तरह से इसको इस्तेमाल करना. So property is acquired by labor, enough is left for everyone else, and what we take is not wasted. ये 3 कंडीशंस हैं. ठीक है, कि जो चीज आपने हासिल की उसको जाया नहीं करना. अगर जाया कर रहे हो तो सोसाइटी के पास ये राइट है कि वो कहे कि अगरचे आपने अपने लेबर से हासिल की मगर आप जाया कर रहे हैं, तो ये अब दूसरों को दे दें, दूसरों की जरूरत है. या फिर आप ऐसा करें कि सारा कुछ ही मोनोपोलाइज कर लें, तब भी लॉ कहेगा कि नहीं इसका कोई फायदा नहीं. इसकी वजह यह है कि और लॉक ये भी कहता है कि अगर कहत पड़ रही हो, द पोर हैव अ राइट ओवर ब्रेड एंड ग्रेन सिंस प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड टू सर्व सोसाइटी. तो प्रिंसिपल एक्चुअली ये है कि लॉक के लिए भी कि प्रॉपर्टी जो है इज नॉट अ राइट दैट इज अबव सोसाइटी. प्रॉपर्टी इज अ राइट व्हिच इज गिवन टू सोसाइटी, इंडिविजुअल्स एक्सेट्रा, बट फॉर द बेटर development of society. So the actual thing is, of course, the big public good is the biggest right, and that is what is important. And to do that, now you give this right to people. What about workers? अगर प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय लेबर, तो जो लोग फार्म पे काम करते हैं वो तो अक्सर वर्कर्स होते हैं, फिर जमीन तो उनकी होनी चाहिए. मगर लॉक कहता है बट पर्सन्स एम्प्लॉयड, दिस इज नॉट हिज कोटेशन एक्चुअली बट फ्रॉम द बुक, persons employed do not become owners of the fields on which they labor, even though they are on any reckoning mixing much more labor with the earth than the owners of it. The landowner's acquisition does not leave enough and as good land for others, and it seems that the landlord owns without working while his laborers work without owning. तो ये criticism किया जा सकता है. तो लॉक का इस पे क्या जवाब होगा कि God gave it, the world, to the use of the industrious and rational, and labor was to be entitled to it, not to the fancy or covetousness or of the quarrelsome and contentious. तो इससे नतीजा तो ये निकलता है, एक तरह से एंटी कैपिटलिस्ट नतीजा आप निकाल सकते हैं विद इन द लॉकियन फ्रेमवर्क. अगर आप ये कहें कि लैंडलॉर्ड तो कोई मेहनत ही नहीं कर रहा, या आप ये कहें कि कैपिटलिस्ट मेहनत ही नहीं कर रहा है, या कम से कम जो कैपिटलिस्ट मेहनत कर रहा है उससे बहुत ज्यादा वो पैसे निकाल रहा है, और उसका काउंटर ये होगा, लॉकियन काउंटर ये होगा कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको अपना हिस्सा मिल रहा है ना तनख्वाहों की शक्ल, तो उनको उनके लेबर का ड्यू मिल रहा है. सो देन द क्वेश्चन ऑब्वियसली बिकम्स, are the workers getting the due for their labor, which leads us directly into Marxism from Locke. You see? So he's opened the door to that later theory of surplus value. And even in his own time, it had opened the door to agrarian radicalism.
बिकॉज जो लैंडलॉर्ड है वो तो वाकई कोई काम नहीं करता था, तो कहता था मैं आई एम अ जेंटलमैन ऑफ लेजर, वो कहता था आई एम अ जेंटलमैन, मैंने तो नहीं काम करना जाके खेतों के अंदर। तो वो उससे अग्रेरियन रेडिकलिज्म बना इवन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अदर पीरियड्स एक्सेट्रा, जब लोगों ने कहा कि ही हु डज नॉट लेबर शैल नॉट ईट। वो हमारा स्लोगन है इस पे, जेड़ा वावे ओ ही खावे, पंजाबी ये स्लोगन है, जेड़ा गड्ढे ओ ही वड्डे। तो इसका मतलब ये है कि जो ही हु प्लांट्स द सीड विल रीप द फ्रूट। नाउ दैट्स क्लासिकल लॉकियन, कि भी अगर आपने मेहनत ही नहीं की तो आपका हक ही नहीं बनता। लॉक ऑल्सो सपोर्टेड स्लेवरी, यस, कहता था slavery is a form of punishment for a crime and captives taken in a just war may be held as slaves since they could lawfully have been killed and are given the lesser of two evils। क्योंकि उन्होंने रिबेल किया, अगर अनजस्ट वॉर है, उन्होंने रिबेल किया, आपने उनको मारा है, तो उसके बाद या तो आप उनको कत्ल कर दें या आप उनको गुलाम रख लें, ये दोनों पनिशमेंट हो सकती है। तो स्लेवरी जो है उससे कम पनिशमेंट है। बाय द वे, डॉक्टर इसरार अहमद के लेक्चर्स अगर आप सुने तो इनफैक्ट ज्यादातर जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनके लेक्चर्स आप सुने तो वो भी एग्जैक्टली यही जस्टिफिकेशन देते हैं स्लेवरी कि जी एक जस्ट वॉर के अंदर, और क्योंकि इस्लामिक वॉर सारी जस्ट वॉर्स हैं, तो इस जस्ट वॉर के अंदर अपोनेंट को जो है स्लेव बनाना जाए। लॉक इन्वेस्टेड आल्सो इन कंपनीज दैट वर इन्वॉल्वड इन द अटलांटिक स्लेव ट्रेड एंड इन फैक्ट ही आल्सो पास सर्टेन लॉज व्हिच मेड द पावर ऑफ द स्लेव ओनर्स ऑलमोस्ट extremely severe against the slave. So here is a liberal who also owns or is directly involved with the slave trade. Locke is arguing for government by consent, despite all of these things that are there. But overall, his argument is that government has to be built by consent. Authority is always bounded by the purpose it serves. जो काम करना है, जिस मकसद के लिए हुकूमत बनाई है, वो काम कर रही है हुकूमत की नहीं। गवर्नमेंट इज क्रिएटेड व्हाट, टू प्रोटेक्ट लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इन द ब्रॉड सेंस। अगर वो ये नहीं कर रही तो फिर क्या होगा? द पीपल गिव द गवर्नमेंट अथॉरिटी, वी द पीपल एम्प्लॉय आवर रूलर्स ऑन व्हाटएवर टर्म्स वी रैशनली चूज। लोगों ने अथॉरिटी दी है गवर्नमेंट, ठीक है? तो फाइनली हेंस गवर्नमेंट मस्ट रेस्ट ऑन द कंसेंट ऑफ द गवर्नड। ये मेन प्रिंसिपल है जॉन लॉक का। ये नहीं वो बताता कि किस किस्म की गवर्नमेंट बननी चाहिए, मगर जिस भी किस्म की गवर्नमेंट बननी चाहिए उसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये है कि गवर्नमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन कंसेंट। अब मैं आपको लॉक रॉक सुनाने जा रहा हूं, ठीक है? छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में मैं आपको थोड़ा सा म्यूजिक सुनाऊंगा, ठीक है? हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। अब आप लोग ये कहें कि सर वेरी नाइस लॉक साहब, मगर मैंने कब कंसेंट किया था कि मैं पाकिस्तान में पैदा हूं, या मैं पाकिस्तान के लॉज को मैंने कब कौन साइन किया था कि पाकिस्तान के ये लॉज होंगे वो लॉज? तो कहता है हाँ आपने साइन तो नहीं किया था, मगर अगर आप इस मुल्क में रह रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं तो इस तरह इसका मतलब ये है कि आपने टैसिट कंसेंट दे दी। टैसिट कंसेंट का मतलब ये है कि आपने कंसेंट नहीं भी कहीं पे लिखी एक्सप्लिसिटली, तो टैसिटली आपने कंसेंट दे दी है। तो मगर ह्यूम भी उस पर पूछता है कि इसका क्या मतलब है टैसिट कंसेंट का? यार ये तो बड़ी स्टूपिड सी बात है। ह्यूम कहता है कि जो प्लाउमन बेचारा है जो खेती बाड़ी कर रहा है with barely 4 pounds in his pocket, sorry 4 pence in his pocket, is in no position to withdraw his consent and so cannot be said to have given it। अगर फर्ज करें मैं कहता हूं कि नहीं मैंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कंसेंट नहीं देनी, तो फिर मैं किधर जाऊं, क्या करूं? इट्स नॉट लाइक आई कैन गेट अप एंड गो। खासतौर पर अगर मैं गरीब मजदूर हूं या कोई आम बंदा हूं, तो ये तो नहीं ना कि चॉइस तो नहीं कि अच्छा पाकिस्तान की गवर्नमेंट मेरे ख्याल है ऐसे होनी चाहिए। तो इट बिकम्स इट्स लाइक अ वीक स्पॉट इन लॉक्स आर्गुमेंट। कैसी हुकूमत होनी चाहिए? लॉक कहता है जैसी मर्जी हो, पार्लियामेंट्री भी हो सकती है, प्रेसिडेंशियल भी हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात तो नहीं करता मगर वो भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, मगर मेन बात ये है कि इट हैज टू बी बेस्ड ऑन कंसेंट। सो लॉक डजंट गिव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिटेल्स, ही सेज दैट्स अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, बट बेसिकली वो ये कहता है कि द प्रिंसिपल दैट हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड इज कि इट हैज टू बी बेस्ड ऑन कंसेंट। इफ इट्स नॉट बेस्ड ऑन कंसेंट देन इट्स नॉट यूज्ड गवर्नमेंट। मगर हाँ उसमें अरेंजमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स की जा सकती हैं, एंड लॉक इज नॉट स्पेसिफिक अबाउट दोज कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट। व्हाट अबाउट रेवोल्यूशन? तो लॉक जो है अक्सर उसको इस तरह से ही दिखाया जाता है कि जड़ा बीबा जिहा बंदा सी, वो कदे उन्हें कोई इनकलाब की गल नहीं की थी और बड़ा वो यू नो नेक पाक किस्म का बंदा था, मगर एक्चुअली द लिबरल्स ऑफ दैट पीरियड आर द रेडिकल्स एंड इवन द रेवोल्यूशनरीज ऑफ दैट। यस, उस जमाने के लिबरल्स, आज के लिबरल रेवोल्यूशनरी नहीं है, वो ये नहीं आपको नजर आता कि वो कह रहे हैं हुकूमत का तख्ता पलट गिरा दो, मगर उस जमाने के लिबरल्स यस दे वर द रेवोल्यूशनरी। कहता है गवर्नमेंट इज क्रिएटेड फॉर अ सोशल बाय अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, इफ द गवर्नमेंट डजंट फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, इनफैक्ट गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है, वो अवाम के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर, गवर्नमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रही, इसका मतलब है गवर्नमेंट हमसे कुछ चोरी कर रही, वो गवर्नमेंट क्रिमिनल है और वो किंग क्रिमिनल है जो कि इसको तोड़ता है। तो इनफैक्ट यू आर राइट टू रिबेल। इनफैक्ट वो उलट कहता है, वो कहता है इट्स नॉट द पीपल हु आर रिबेलिंग, इट्स द गवर्नमेंट दैट इज रिबेलिंग अगेंस्ट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो कहता है कि लोग जो है वो एक्चुअली रिस्टोर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, वो ठीक कर रहे हैं। रेबल और रेवोल्यूशन पब्लिक नहीं लेके आ रही, रेबल जो है वो तो बादशाह है या वो हुकूमत है जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इस आइडिया ने फिर अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज को इंस्पायर किया टू से कि हाँ भाई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा था वो हुकूमत ने तोड़ा, तो हम जो है इसके खिलाफ लड़ेंगे। और इनफैक्ट आप कोई भी किसी भी पॉइंट पे आप ये कह सकते हैं, अगर आप ये महसूस करें पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से कि उन्होंने वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया जो आपके आईनी हकूक हैं, तो इवन विद इन द लॉकियन लिबरल फ्रेमवर्क व्हिच इज क्लासिकल लिबरलिज्म, आप पूरा जवाब रखते हैं कि आप ये कहें कि इनकलाब जिंदाबाद। Government possesses authority only within constitutional bounds. If it exceeds those bounds, it has declared war on its citizens and they may resist. Not only that they may resist, they have every right to reconstitute the government as they choose to secure constitutional government in future. यानी कि ये आपकी मर्जी है कि हुकूमत किस तरह की होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए। अब आपको नजर आ रहा है कि ये डेमोक्रेटिक थियरी नजर आ रही है कि पब्लिक की मर्जी है कि गवर्नमेंट कैसी बननी होनी चाहिए, कैसी नहीं बननी चाहिए। ये आपकी मर्जी है, किसी और की मर्जी नहीं है। अगर आप नहीं फील करते कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो रहा, या इवन आप ये चाहते हैं कि एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो आप पूरा इस्तेहकाक रखते हैं कि आप एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। ये राइट पीपल के पास, पब्लिक के पास है, लोगों के पास है, अवाम के पास है। ठीक है जी। जो लोग ये कहते हैं कि हाँ ये राइट तो आपके पास है, मगर रेवरेंस के साथ आपको ये पूरा करना चाहिए, बुर्दबारी के साथ आपको इनकलाब की बात करनी चाहिए, तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है। He that can reconcile blows with reverence may, for aught I know, look to receive a civil, respectful cudgeling wherever he may find it. ये कभी हो सकता है कि कुसून भी मैं मार रहा हूँ किसी को और मैं कहूँ मैं बड़े आपको देखिए ये मैं आपको जो कुसून मार रहा हूँ ना, I don't mean you in disrespect, it's not personal, but तो लॉक भी यही कह रहा है कि यू नो कि ऐसे मुमकिन नहीं है कि आप किसी को इंजरी भी दे रहे हैं और आप रेफरेंस के साथ दें, ये कैसे हो सकता है। In fact, he says those who resist must be ready to use force, as force will be used against them. ये भी बड़ा लोगों को सरप्राइजिंग, शॉकिंग लगता है, क्योंकि लोग अक्सर समझते हैं कि लिबरल्स जो हैं वो कोई इनकलाबी नहीं, बड़े पीस, लव एंड हैप्पीनेस एंड सो ऑन। But no, Locke is not like that. In fact, he's quite radical, especially for his time. He's incredibly radical for his time. 1667 में, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, जब वो हॉलैंड गया तो वहां पे उसने देखा कि यार यहाँ तो बड़ा टॉलरेंट किस्म का एटमॉस्फेयर है, तो उसने वहां पे ऐसे ऑन टॉलरेंस भी लिखा जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। कहता है देयर इज अ टू फोल्ड सोसाइटी ऑफ विच ऑलमोस्ट ऑल मैन इन द वर्ल्ड आर मेंबर्स। हम दो चीजों के मेंबर्स हैं, दो सोसाइटीज के। क्या है? एक है वो, और उससे हमें टू फोल्ड हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, एक है इस दुनिया की और एक है अगली दुनिया की। ये दो सोसाइटीज, एक है चर्च और एक है स्टेट। स्टेट का क्या काम है? प्रॉपर्टी, लाइफ, इन चीजों का ख्याल रखना। चर्च का क्या काम है? कि हमारे जो हमने जो आखिरत में जहां पे जाना है उसका ख्याल रखे। मगर चर्च का ये काम नहीं है कि वो लाइफ, लिबर्टी वगैरह वाला काम करे, और स्टेट का ये काम नहीं है कि वो हमारे सोल्स के बारे में पॉन्डर करे या थिंक करे या वो जो भी करे, ये उसका काम है। एनीवन मे जॉइन व्हाटएवर चर्च ही और शी चूजेस एंड मे वर्शिप गॉड हाउएवर सीम्स बेस्ट। द स्टेट नीड्स टू टेक नो इंटरेस्ट इन दिस डिसीजन। यंग लॉक इससे एग्री नहीं करता था, मगर ओल्ड लॉक, मैच्योर लॉक कहता है कि रियासत का ये मसला नहीं है। रियासत का मामला क्या है? मेरी लाइफ को सिक्योर करो, मेरी प्रॉपर्टी को सिक्योर करो, मेरी जिंदगी बेहतर बनाओ, ये इस रियासत का काम है। ये मेरा उसके साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये मेरे साथ उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि मुझे जन्नत पहुंचाओ, वो मैं खुद पहुंचूंगा अपने अमाल की बुनियाद। बड़ी इंपॉर्टेंट लिबरल आर्ग्यूमेंट है, और ज्यादातर लोग जो है वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। ऑब्वियसली जो लिबरल्स के खिलाफ हैं वो इसी डॉक्ट्रिन के खिलाफ हैं। वो कहते हैं नहीं, रियासत जो है उसका फर्ज बनता है कि वो आपको जन्नत पहुंचाए। तो कहता है चर्च इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्संस हु विश टू गिव अ कॉमन पब्लिक एक्सप्रेशन टू देयर डिजायर टू ऑनर गॉड एंड थैंक हिम फॉर हिज ब्लेसिंग्स। इट इज अप टू गॉड टू पनिश अस फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट गॉड। जो चीजें हमने गलत की हैं, जो कि रिलीजन में जिस तरह से करनी चाहिए थी, वो तो अल्लाह का मामला है, वो आपका मामला नहीं है, रियासत का मामला नहीं है। रियासत का मामला क्या था? हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट रियासत के साथ कि जिंदगी हमने अच्छी गुजारनी है इस दुनिया के, तो ये उनका काम है।
ये अपना काम पूरा करें, अदरवाइज हम फिर देखेंगे क्या करना है उनके साथ। मगर इसमें दो लोग हैं जो एक्सेप्शन हैं, एक है एथियस्ट और एक है कैथोलिक्स। इन दो लोगों पे एतबार नहीं करना। हाँ, लॉक कहता है एथियस्ट पे एतबार नहीं करना, बिकॉज एथियस्ट आर बियॉन्ड टॉलरेशन। व्हाई? बिकॉज लॉक ये कहता है कि दे डोंट हैव टू कीप देयर प्रोमिसेस और एक्सेप्ट द अदर प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी ऑन विच सोसाइटी डिपेंड्स एंड आर देयरफॉर नॉट टू बी ट्रस्टेड। क्योंकि वो गॉड में बिलीव ही नहीं करते, तो इस वजह से वो उस नेचुरल लॉ में और गॉड के लॉ में बिलीव नहीं करते, तो इन पे भरोसा नहीं कर सकते आप। अब ये हैरान होंगे, सम पीपल विल फॉल ऑफ देयर चेयर्स थिंकिंग कि जो लिबरल्स हैं वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि एथियस्ट कैन नॉट बी ट्रस्टेड, बिकॉज हमारे जहन में ये बात आता है कि लिबरल सारे एथियस्ट हैं एंड सो ऑन। बट एक्चुअली यू सी क्लासिकल लिबरलिज्म इज नॉट दैट। और दूसरे कौन लोग हैं? कहता है कैथोलिक्स। इन पे भी भरोसा नहीं करना। क्यों? उसकी रीजन वो ये देता है कि जो चर्च है ना, वो एक पॉलिटिकल स्टेट है, वो एक सेक्युलर पॉलिटिकल स्टेट है। सेक्युलर से ये मतलब नहीं कि उसमें रिलीजन नहीं है, मगर सेक्युलर से ये मतलब ये कि वो एक वर्ल्डली, इस दुनिया का के अंदर रियासत है, और वो रियासत जो है वो अपने एडहरेंट्स को यानी कैथोलिक्स को ये कह रही है कि अपनी अपनी रियासतों के खिलाफ बगावत करो, यानी कि वो पॉलिटिक्स कर रही है। तो क्योंकि वो पॉलिटिक्स कर रही है, वो एक रियासत है जो सियासत कर रही है, इस वजह से कैथोलिक्स पे आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो चर्च एक तरह से चर्च है नहीं, वो चर्च भी है मगर वो स्टेट भी है। इस वजह से इन दो लोगों पे आप रिलाई नहीं कर सकते। तो आखिर में ये कि ये जो किताब है द टू ट्रीटिसीज ऑन ऑफ सिविल गवर्नमेंट, आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से दिस इज द मेन टेक्स्ट जहां से लिबरलिज्म जो है वो डिराइव होता है। मगर आप देख सकते हैं कि मॉडर्न लिबरलिज्म जो है डजंट एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट जॉन लॉक सेज, मगर मोटा मोटा गवर्नमेंट ऑफ कंसेंट, स्टेट का काम क्या है, टॉलरेशन क्या होनी चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सब चीजें लॉक के अंदर से ही हमें मिलती हैं। सो एंड दे फॉर्म द बेडरॉक ऑफ व्हाट वी कॉल मॉडर्न लिबरल सोसाइटीज। आपने सवाल पूछा था कि क्या रीडिंग क्या कह रही थी अबाउट दिस। तो रीडिंग ये कह रही थी कि लॉक ने तो ये फ्रेमवर्क सारा निकाला इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि गॉड एग्जिस्ट, गॉड हैज क्रिएटेड अ नेचुरल लॉ, उस नेचुरल लॉ में से ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो वायलेट करेगा वगैरह। तो गॉड इज वेरी सेंट्रल इन फैक्ट टू हिज होल फ्रेमवर्क। बट मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसीज के लिए गॉड इज नॉट सेंट्रल टू द फ्रेमवर्क, but the whole framework that has been created on this Lockean framework, but minus now God. So can it still survive or not? That is the question. और उसका जवाब वो ये कहता है कि as long as government is in fact providing its citizens with safety, with security, with right to, with your fundamental rights, it's giving you a good, prosperous life. Public life आपकी अच्छी है, peace है, security है, जंगो जदल नहीं है, आप prosperous हैं, आप better off हैं, etc. तो public जो है, even पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी, एंड सो दैट इज द फाउंडेशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। अच्छा जी, कैन लॉक रैप? नाउ दैट इज द क्वेश्चन। तो मैंने एक रैप म्यूजिक भी सेट किया और उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। प्लीज रैप सॉन्ग जरूर सुनना, बड़ा जबरदस्त रैप सॉन्ग है। कितने गया? ठीक है, थैंक यू ऑल, दैट्स इट फॉर टुडे।